पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्क्रीट के केस में जॉइंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हल किए थे और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखा था। इस केस में हम कंटिन्यूस के केस के अंदर जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में सीखेंगे। सो बेसिक आइडिया सेम ही है कि आपके पास मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स हैं और आप देखना चाहते हैं कि वो रैंडम वेरिएबल्स इकट्ठे कैसे बिहेव करते हैं। तो आप उनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो है ना फंक्शन निकाल के उससे जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन अक्स करते हैं। इस एग्जांपल में मेरे पास जो है मल्टीपल पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को यूज़ करते हुए हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, हम CDF भी निकालेंगे, हम डिफरेंट किस्म की जो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। जो पार्ट ए है इसमें कहा गया है कि मेरे पास ये वाला प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है और मैंने ये बताना है कि इसमें जो C की वैल्यू क्या है। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है, मैंने बताना है C की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल करूँगा वो ये है कि जो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम है वो इक्वल्स टू 1 होता है। डिस्क्रीट के केस के अंदर हमने सम कंप्यूट करने के लिए चीज़ों को ऐड किया था। कंटिन्यूस के केस के अंदर हम सम कंप्यूट करने के लिए चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है वो एक किस्म का कंटिन्यूस का सम है। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको। हमने इंटीग्रेट करना है जी 0 से 1 तक, क्योंकि x की लिमिट 0 से 1 तक है और y की लिमिट भी 0 से 1 तक है। 0 से 1 तक और x प्लस cy स्क्वायर dx एंड dy और इसका आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। रिमेंबर कि मैं dx और dy का ऑर्डर बदल सकता हूँ, मगर अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूँगा तो मुझे यहाँ पे भी जो है ना लिमिट्स का ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। इस केस में लिमिट्स दोनों सेम है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये वाली जो लिमिट है ना ये x को बिलोंग करती है और ये वाली लिमिट ना y को बिलोंग करती है। और जब मैं इसका ऑर्डर चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी जो ये वाली लिमिट होगी वो y को बिलोंग कर रही होगी, ये लिमिट x को बिलोंग कर रही होगी। इस केस के अंदर, इस सवाल के केस के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं निकाल रहा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आधे निकाल के बाकी आप पे छोड़ रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इनमें खाली कैलकुलेशंस हैं, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है और आप ख़ुद उनका आंसर निकाल सकते हैं। मगर इस सवाल का जवाब मैं पूरा निकालता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो है इसको इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से। इसके लिहाज से इंटीग्रेट किया, इसका आंसर आएगा जी x स्क्वायर ओवर 2 प्लस cy स्क्वायर x और यहाँ पे मैंने भी 0 1 पुट करना है, बाकी 0 1 dy वैसे का वैसे है। और फिर इसको हल किया तो 1 की वैल्यू आएगी तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 प्लस c और y स्क्वायर, क्योंकि x की 1 आ गया, माइनस अब मैंने 0 की वैल्यूज़ डालनी है, मगर 0 की वैल्यूज़ जब डालूंगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो बेसिकली -0 प्लस -0 हो जाएगा। उसको मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे। मेरे पास बस ये रह गया 0 1 और dy। तो मैं अब इसको हल करता हूँ dy के लिहाज से। ये किसके लिहाज से इसका आंसर आएगा y ओवर 2 प्लस cy क्यूब ओवर 3 और यहाँ पे मैंने भी 0 1 पुट करना है और इसका आंसर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, क्योंकि हम इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए। इसका आंसर आएगा 1 की वैल्यू पुट करता हूँ, आएगा जी 1 ओवर 2 प्लस 1 क्यूब भी 1 होता है तो आएगा c ओवर 3 इक्वल्स टू 1। वंस अगेन जो 0 की वैल्यू जब मैंने इसमें डाली तो आंसर 0 आ रहा था तो मैंने -0 नहीं लिखा। अब मैंने इसको हल करना है तो 1 ओवर 2 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो 1 माइनस 1 ओवर 2 का आंसर आता है 1 ओवर 2, तो ये बन जाएगा c ओवर 3 इक्वल्स टू 1 ओवर 2। मैंने 1 में से 1 ओवर 2 निकाल दिया। इसका मतलब है कि जो c है वो इक्वल्स टू आएगा 3 ओवर 2। c की वैल्यू 3 ओवर 2 आ गई है। अब बाकी सवालों के लिए मैं c की वैल्यू 3 ओवर 2 यूज़ करूँगा। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे ना c की जगह पे लिख देता हूँ 3 ओवर 2। मेरा पार्ट ए जो है वो हल हो गया। अब पार्ट बी का आंसर निकालना है, जो मैं पूरा नहीं करूँगा मगर आधा करूँगा, जहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा आगे कैसे करना है। पार्ट बी में मेरे पास सवाल है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की कि x जो है वो हो
0 से हाफ तक की रेंज के अंदर, एंड जो y हो वो हो हाफ से 2/3 की रेंज तक। सो बेसिकली हमने इसमें क्या करना है कि हमें इसमें इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, y के लिहाज से। मैं पहले लिखता हूँ कि जी 0 से हाफ तक, और यहाँ लिख देता हूँ 1/2 से 2/3 तक, और अंदर मेरे पास फंक्शन आएगा ये वाला विच इज़ x प्लस 3/2 y स्क्वायर। और अब यहाँ पे मैंने ध्यान से लिखना है कि पहले dx आएगा कि dy आएगा, क्योंकि ये वाली लिमिट जो मैंने लिखी है ये लिमिट y की है। इसका मतलब है कि पहले यहाँ पे dy आएगा कि ताकि ये लिमिट, अंदर वाली लिमिट y की है, फिर बाहर वाली लिमिट जो है वो x की है, तो यहाँ पे dx आएगा। तो अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करूँगा तो इनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और वाइस वर्सा। अब मैंने क्या करना है, मैंने बेसिकली इसको सोल्व करना है पहले y के लिहाज से, y पे इंटीग्रेट करना है, और फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें लिमिट डाल के फिर उसको x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। और ये काफ़ी आसान सी इंटीग्रेशन है, बस ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, मगर इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये कोई इंटीग्रेशन बाय चेन रूल नहीं है, अब काफ़ी आसान सी इंटीग्रेशन है, सिंपल सी। सो आई होप कि आगे आप सवाल खुद कर सकते हैं। सो मैं आगे सवाल नहीं कर रहा, आई होप कि आप इसका आंसर खुद निकाल लेंगे। सो नाउ पार्ट सी में कहा गया है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है y के लिए। हाँ, मार्जिन से मुराद क्या है कि जी जो ज्वाइंट होता है वो दो प्रोबेबिलिटीज़ को मिला के हमें बता रहा होता है। मार्जिन का मतलब है अनजॉइंट या सेपरेटेड, कि मैं चाहता हूँ कि खाली y की सेपरेटेड प्रोबेबिलिटी जो है ना डेंसिटी मेरे पास आ जाए, कि मैंने बेसिकली y का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ना वो लिखना है। सो पार्ट सी में मैंने लिखना है कि जी इसका आंसर लिखना है कि एफ ऑफ y किसके बराबर होगा, y का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर होगा। तो उसका फार्मूला इस तरह से है कि मैं इंटीग्रेट करूँगा x के लिहाज से विच इज़ 0 1, अंदर मेरे पास आएगा x प्लस 3/2 y स्क्वायर dx। सो इसमें इंपॉर्टेंट बात खाली याद करने वाली ये है कि मैंने x के लिहाज से इंटीग्रेट किया है जब मैंने y के लिहाज से मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना था। अगर मैंने f को मैंने x के लिहाज से निकालना होता तो मैं y के लिहाज से इंटीग्रेट करता। सो इसमें जो है ये वाली बात नोट करने वाली है। सब इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेट्स से एफ ऑफ वाई का इसका आंसर आएगा कि मैंने अब इस चीज़ को x के लिहाज से सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आएगा x² प्लस 3/2 y स्क्वायर x, और उसमें 0 और 1 की मैंने जो है वो लिमिट डालनी है। सो इसका आंसर आएगा कि जी x स्क्वायर की जगह मैंने लिखा 1/2 प्लस 3/2 y स्क्वायर, x की जगह पे 1 आ गया, माइनस ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी तो इसलिए मैं -0 नहीं लिख रहा। सो बेसिकली ये जो है ना मेरे पास आ गया है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर y। सो मेरे पास पार्ट सी का आंसर भी आ गया। अब मैंने पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ का आंसर निकालना है, जिन तीनों पार्ट्स के अंदर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। सो पहले पार्ट डी का आंसर निकालते हैं। पार्ट डी के लिए मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की। तो इसका फार्मूला क्या है, जिस तरह से हमारे पास फार्मूला था डिस्क्रीट के केस में, वही वाला फार्मूला इधर है, बस डिस्क्रीट के केस के अंदर हमने चीज़ों को ऐड किया था, यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये इक्वल्स टू होगा 0 1, यानी कि -∞ से +∞ तक मैंने इंटीग्रेट करना है। और इस केस में क्योंकि फंक्शन 0 1 पे डिफाइन है तो मैं 0 1 से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और अंदर मैं लिखूँगा बेसिकली x डॉट y डॉट एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो ये है विच इज़ x प्लस 3/2 y स्क्वायर और dx एंड dy। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक आम इंटीग्रेशन बन जाएगी जिसको हम
बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी, अदरवाइज़ इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। सो ये वाला सवाल भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आगे आपने कैसे हल करना है। सो उसके बाद हमने करना है पार्ट ई। पार्ट ई में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है y की। सो पार्ट ई में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है y की। बिल्कुल इस तरह से जैसे किया है वैसे कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आई है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हम इस वाले मेथड से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा जी, जैसे ऊपर किया है बिल्कुल वैसे आंसर आएगा कि जी 1 0 और 0 1, मगर यहाँ पे मैं x y नहीं लिखूँगा, खाली लिखूँगा y डॉट x प्लस 3/2y² और dx एंड dy। सो बिल्कुल वैसे ही है, बस मैंने यहाँ पे x y की जगह पे जो है ना खाली x y लिखा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू y की निकालनी थी, अदरवाइज़ बिल्कुल सेम है। फिर मैंने इसका आंसर निकालना है और ये वाला आंसर भी बिल्कुल सेम है कि जो पार्ट f का आंसर है, पार्ट f के केस के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है मैंने x² और y की। इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो ये वाला है और यहाँ पे फंक्शन आता है। सो हमें पता लग गया कि यहाँ पहले फंक्शन हमारा था xy का, फंक्शन यहाँ पर आया और वहाँ पे मैंने xy का जॉइंट प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर फंक्शन था y का, वो यहाँ पर आया, अब फंक्शन हमारा x² और y का है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 0 से 1 या -∞ से +∞ तक 1, और अंदर आएगा x² y x और x प्लस 3/2y² एंड dx एंड dy। सो जैसे हमने पहले दो सवाल किए हैं, ये वाला सवाल भी वैसे ही है। जो आखिरी सवाल है इसमें कहा है कि हमने CDF निकालनी है। हमारे पास ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी का, अब हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी की CDF निकालनी है। सो आई कैन क्लियर मे बी दिस पार्ट। सो जो है पार्ट जी में मैंने CDF निकालनी है। इसका मतलब है मैंने बताना है कि f x y की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर आएगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे -∞ से विच इज़ 0 से x तक, और इंटीग्रेट करेंगे -∞ विच इज़ 0 से y तक। और क्योंकि हमने x y यहाँ पे इस्तेमाल किए तो हम अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें वेरिएबल्स का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं x का नाम u रख रहा हूँ और y का नाम m रख रहा हूँ। सो इसका आंसर बन जाएगा जी u प्लस 3/2m², और फिर ये आएगा जी यहाँ पे क्योंकि dm, क्योंकि ये वाला y वाला है, एंड du। सो ऐसे भी मैं CDF लिख सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे x y की जगह पे कुछ और इस्तेमाल कर लूँ तो मैं यहाँ पे x y इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक मेथड, एक हम ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको ये भी अच्छा लगता है कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लूँ लेट्स से कि x की वैल्यू m हो और y की वैल्यू जो है ना वो n हो, ये दोनों इक्वलेंट हैं। सो इस केस में मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 0 से m तक और 0 से n तक। अब मैं यहाँ अंदर लिखूँगा जी x प्लस 3/2y², और क्योंकि ये 0 से n तक जो है ये y है, सो dy, और ये x है, सो dx। सो जो दोनों हैं बेसिकली सेम चीज़ें हैं, बस जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, ज़्यादातर जो है लोग इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं। सो इसको हम हल नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो है एक CDF का फंक्शन है जो ख़ास वैल्यू पे CDF का आंसर देता है। फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं कि जी f 0.5 x की वैल्यू 0.5 और y की वैल्यू जो है 0.8। इसका आंसर क्या होगा? सो हम यहाँ पे इस केस में यहाँ पे हमारे पास x 0.5 होगा और y 0.8 होगा, और हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो है ना इस CDF का आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।